ओके, सो अब लास्ट पार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग का। सो अभी तक हमने आइडल टाइम वगैरह, जॉब कार्ड देख लिया, पीस वर्क कार्ड, ये सब देख लिया हमने, लेबर कॉस्ट क्या होती है ये सब देख लिया। अब हम आते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर के ऊपर कि लेबर के लिए आपको क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर करनी है। बेसिकली हमें इस तरीके से उनकी जो है वेजेस को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेजेस हैं वो आएंगे आपके अगले चैप्टर में कि मेथड कौन कौन से हैं जिन तरीकों से आप वेजेस निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ हम कर रहे हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर की अकाउंटिंग कैसे होएगी। सो इसमें एक बहुत बड़ी जो चीज़ है वो होती है, जो आप बनाते हो वो होती है वेज शीट। ठीक है, जितने भी आपने चाहे टाइम या जॉब कार्ड बनाया हो या आपने पीस वर्क कार्ड बनाया हो जिसमें आपने ये नोट किया कि वर्कर कितना टाइम पे आता है, कितने टाइम पे जाता है, कितने घंटे वो काम करता है या कितनी यूनिट्स वो प्रोड्यूस करता है और पर यूनिट कितनी उसको वेजेस मिलेंगी या पर आवर उसको कितना पेमेंट करोगे, वो सब बेसिस बनता है इस शीट को बनाने का। तो वेज शीट दिखती कैसी है? वेज शीट को इस तरीके से दिखती है और वेज शीट से ही आपका डिसाइड होता है कि आप कितना उनको देने वाले हो। ठीक है, पेमेंट कितनी पेमेंट करने वाले, तो ये वेज शीट का परफॉर्मा है आपके पास। कोई भी वर्कर जिस भी डिपार्टमेंट में काम करता है यहाँ उस डिपार्टमेंट का नाम आता है। जैसे अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर उसको वर्कर का ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में हो जाता है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ वीक एंडिंग ऑन है कि कौन सी डेट को वीक एंड हो रहा है जिसकी आपने ये वेज शीट बना रखी है। यहाँ पे आपका क्लॉक या टिकट का नंबर, यहाँ वर्कर का नाम, यहाँ आवर्स की ऑर्डिनरी आवर मतलब रोज वो कितने घंटे काम करता है। जैसे 8 घंटे की शिफ्ट होती है, ठीक है, या 16 घंटे की है तो 16 घंटे ऑर्डिनरी आवर है। ओवर टाइम इन घंटों से अलग, ये इतने घंटे तो सबको ही काम करना है, पर इस पर्सन ने कितना आपका ओवर टाइम किया। तो मान लीजिए उसने पूरे हफ्ते में 8 घंटे ओवर टाइम किया है, पूरे हफ्ते की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आते हैं रेट पर आवर कितनी, अगर आप पर आवर की रेट से उसको वेजेस दे रहे हो तो पर आवर कितनी है। अगर ऑर्डिनरी वेजेस की बात करें तो हम मान लेते हैं कि 2 रुपये पर आवर इतना पैसा उसको मिलता है। ठीक है, और अगर ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम में आपको 4 रुपये पर आवर मिलते हैं, क्योंकि ओवर टाइम आप ज्यादा नहीं करते और ओवर टाइम हर कोई नहीं कर सकता, तो इसमें हो जाएगा इतने। ठीक है, अब अच्छा ये 16 जो घंटे हैं ये एक दिन के हैं तो पूरे वीक के निकाल लेंगे हम, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप एक हफ्ते में 6 दिन भी काम करते हो फैक्ट्री में, तो 16 घंटे एक दिन के और 6 दिन के हो गए 96 घंटे, तो ये हो जाएगा 96। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगी टाइम वेज, इनको कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके सबको पीस रेट अगर आप देते हो, अगर टाइम तो कितनी पीस रेट देते हो, वर्क वेजेस कितने आए, कोई बोनस दिया है वो कितना आया, कोई डियरलेस अलाउंस दिया है वो कितना है जो महंगाई भत्ता होता है, कोई लीव पे उनको मिल रही है, कोई हॉलीडे पे मिल रही है, कुछ और वेजेस मिल रहे हैं, प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा जा रहा है, इंश्योरेंस में कोई पैसा जा रहा है वेजेस में से कट के, या कोई और दूसरी डिडक्शन हो रही है उनकी वेजेस में से, टोटल यहाँ आ जाता है और नेट वेजेस आ जाते हैं। नेट वेजेस होते हैं जितने उनको मिल रहे हैं माइनस डिडक्शंस। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो है सिग्नेचर, प्रोविडेंट फंड और स्टेट इंश्योरेंस का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ये तो था एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो उसकी वेजेस में से कट के जाता है, और एक एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होता है। तो आपका जो पीएफ होता है, पीएफ के अंदर पीएफ अकाउंट में दो अमाउंट डलती है। पहली तो एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलती है, जो वेजेस मिलती है, उसका एक परसेंटेज इसमें जाता है पीएफ में, और उतना ही एम्प्लॉयर भी अलग से, जो एम्प्लॉयर के अकाउंट से भी उतना ही आता है। तो मान लो 50 रुपए तो एम्प्लॉय के अकाउंट से गए पीएफ में और 50 रुपए एम्प्लॉयर की तरफ से जाएंगे, तो पीएफ में हर बार जो है 100 रुपए इकट्ठे होते जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इंश्योरेंस का होता है। तो इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इसका एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, जो डिडक्शन इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसकी वेजेस में से कट के आता है। ठीक है, जितनी टोटल वेजेस होती हैं उसमें से ये चीजें आपकी प्रोविडेंट फंड में चली गई, ये इंश्योरेंस में चली गई, ओके, या टैक्स कट गया, तो ये सब कट के फिर आपको नेट अमाउंट मिलती है। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारी सैलरी 70,000 भी है तो इसमें से हमारा जो भी हमारे एनपीएस में जाता है, जो भी हमारा टैक्स कट जाता है, कोई और डिडक्शन हो जाती है, वो सब कट कटा के हमें फिर जो नेट अमाउंट बचती है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर आती है। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है आपका वेज शीट, जिसमें फिर आपको पता चल जाता है कि कितनी अमाउंट वर्कर को पे की जाएगी। यहाँ पे आपके
जो है वर्क मैनेजर ने इसको सैंक्शन किया है या नहीं, इनके सिग्नेचर सभी के, ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आप भरते हो, तो ये होती है वेज शीट। अब वेज शीट और बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है आपके वेज डिपार्टमेंट की, कि ये डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है कि कितनी वेजेस पे की जानी है आपके वर्कर्स को, ठीक है। और जो भी आपका टाइम कार्ड या पीस वर्क कार्ड है उसके बेसिस पे वेज शीट बेसिकली बनाई जाती है। ओके, नाउ अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है आइडल टाइम। तो आइडल टाइम का मैं एक तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आइडल टाइम का मतलब क्या होता है। आइडल टाइम का मतलब होता है किसी वजह से जब आपका वर्कर खाली बैठ जाता है, उसको कहते हैं आइडल टाइम। आइडल टाइम का बेसिकली मतलब होता है जब आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, या आपके वर्कर को जो काम दिया गया है वो काम नहीं कर रहा, बल्कि वो खाली बैठा हुआ है, उसको कहते हैं आइडल टाइम। और जरूरी नहीं है कि इसमें वर्कर की गलती हो, वर्कर अपनी मर्जी से जरूरी नहीं है बैठा हो सकता है कि वो मटेरियल के इंतजार में बैठा हो, कि मटेरियल अभी तक नहीं आया तो वो प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं कर सकता, या सुपरवाइजर ने अभी तक उनको कोई काम नहीं सौंपा है, उस वजह से हो सकता है वो खाली बैठे हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वर्कर अपनी मर्जी से वैसे ही टाइम पास करने के लिए खाली बैठा है, कोई रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उनको खाली बैठना पड़ रहा है। लेकिन अगर वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं और वो खाली बैठे या जो काम उनको असाइन किया गया है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं आइडल टाइम। जितने टाइम के लिए भी वो खाली रहते हैं उसे हम कहते हैं आइडल टाइम, जब वो कोई काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। अब बहुत से रीजन हो सकते हैं इस खाली टाइम के। तो पहला हो सकता है जैसे लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, कि आपने अच्छे से काम की प्लानिंग नहीं की है, ठीक है, सब कुछ आपने अच्छे से प्लान नहीं किया है, जिस वजह से वर्कर को खाली बैठना पड़ रहा है। कैसे हो सकता है, जैसे प्रोडक्शन वर्क जो होता है वो बिल्कुल स्मूथली चलना चाहिए, ठीक है, उसकी अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, राइट टाइम पे मटेरियल आना चाहिए, मशीनें जो होती हैं वो बिल्कुल सही वर्किंग कंडीशन के अंदर रखी जानी चाहिए ताकि वो सही से चल सके, उनकी अच्छी से देखभाल होनी चाहिए। इससे क्या होगा, अगर मटेरियल टाइम पे आएगा, मशीनें सही से चल रही हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है टाइम पे, तो वर्कर भी काम करेगा, ठीक है, उसको खाली बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, आपकी प्लानिंग सही नहीं है, और आपने उस प्लानिंग सही ना होने की वजह से आपके काम में डिले हो रहा है, मटेरियल लेट आ रहा है, मशीनों की अच्छे से देखभाल नहीं की जा रही, जिस वजह से उनमें गड़बड़ी आ रही है, तो इस वजह से वर्कर के पास कोई और चारा नहीं रहता सिवाय खाली बैठने के, ठीक है। तो वहां पे आइडल टाइम ज्यादा होता है। देन नेक्स्ट हो सकता है कि आपका जो सुपरवाइजर है वो केयरलेस हो, ठीक है। तो केयरलेसनेस ऑफ सुपरवाइजर भी एक रीजन होता है। वाइजर का काम होता है सुपरवाइज करना फैक्ट्री के काम को या वर्कर्स को। तो वो उनको सुपरवाइज करता है, वो देखता है कि कौन काम कर रहा है, यानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसको सोल्व वगैरह करता है, उनको गाइड करता है, उनको बताता है कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है। लेकिन अगर वो अपनी ड्यूटी को सीरियसली नहीं ले रहा है और वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर जो वर्कर काम करते हैं ना, फिर वो भी वैसे ही हो जाते हैं। अगर लीडर, सुपरवाइजर एक तरह से वर्कर्स का लीडर होता है, तो अगर सुपरवाइजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से नहीं निभाएगा, डिसिप्लिन्ड नहीं होगा, वो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं करेगा, तो उसके अंडर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो भी अपने वर्क को सीरियसली नहीं लेंगे, ठीक है। उनको लगेगा वो कुछ कहने तो वाला है नहीं, तो फिर चलो थोड़ी देर क्या है, बीड़ी पी के आते हैं, सिगरेट पी के आते हैं, चाय पी के आते हैं, कि सुपरवाइजर तो अपने कमरे में बैठ के आराम से फोन देख रहा है, उसका कुछ ध्यान है नहीं, तो वर्कर जो है वो बिल्कुल निठल्ले हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भाषा में मैं बता रही हूँ। तो अगर आपके सुपरवाइजर अपनी ड्यूटी को सीरियसली ना लेते हुए केयरलेस बिहेवियर रखते हैं, तो उसके अंडर जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उनका बिहेवियर भी, उनका नेचर भी केयरलेस हो जाता है, ठीक है। थर्ड जो रीजन हो सकता है वो होता है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट या लेबर एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और लेबर्स के बीच में अक्सर कन्फ्रंटेशन होती रहती है। कन्फ्रंटेशन का मतलब है कि उनके बीच में अक्सर वो एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं, ठीक है, अगेंस्ट खड़े रहते हैं, उनके बीच में थोड़ी सी नोक झोंक तनातनी बनी रहती है कई बार, ठीक है। अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं है और उनके बीच में किसी भी वजह से कोई तनातनी हो रही है, तो उस वजह से क्या होगा, वर्कर्स स्ट्राइक पे जा सकते हैं। स्ट्राइक पे जाने का मतलब ये है कि वो काम नहीं कर रहे हो उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो स्ट्राइक में है, तो आइडल टाइम है। वर्कर्स के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में बातचीत होगी, तो जब बातचीत होगी वो बातचीत वाला टाइम भी वो प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं, तो वो आइडल टाइम हो गया।
ठीक है। तो जब उनके बीच में कन्फ्रंटेशन रहती है तो आपकी आइडल टाइम बढ़ जाती है लेबर की। नाउ एक हो सकता है कोई इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन फैक्टर ना हो, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आइडल टाइम हो। इकोनॉमिक फैक्टर कैसे हो सकते हैं? ट्रेड डिप्रेशन आ गया, या बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया जिसकी वजह से आपको प्रोडक्शन कम हो गया, तो जो आपके लेबर होता है वो भी अनयूटिलाइज्ड बच जाता है, ठीक है। मान लीजिए मंदी आ गई बाजार में, काम मंदा पड़ गया, सेल कम हो रही है, तो उस केस में प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली आपका रिड्यूस हो जाएगा। देन आपके वर्कर्स, क्योंकि काम नहीं आ रहा तो वर्कर करेंगे क्या? ज्यादातर टाइम वो खाली बैठे रहेंगे क्योंकि काम तो आ ही नहीं रहा है बाहर से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? आपके आइडल टाइम बढ़ जाएगा लेबर का। और भी बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली गई, मशीन बिगड़ गई, मशीन में कोई टूट फूट हो गई, अभी तक मटेरियल नहीं आया है, या सुपरवाइजर ने कुछ कहा नहीं है, ठीक है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। या एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो आपकी फैक्ट्री का गेट है, वो आपकी जो फैक्ट्री है जो काम करने वाली, इसके बीच में जब जहां मशीन रखी हुई है, बहुत ये बहुत लंबी डिस्टेंस है, इसकी वजह से भी कुछ 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं पर कुछ मिनट का आपका जो है क्या कहते हैं, ब्रेक हो जाएगा सर्विस, क्योंकि अभी 9 बजे फैक्ट्री में आना, तो गेट पे तो वो 9 बजे आके अपनी अटेंडेंस लगा देंगे, पर फैक्ट्री के अंदर जाते जाते उनको 10-15 मिनट लग गए। तो ये जो 10-15 मिनट का, जब वो वर्क नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये आइडल टाइम बन जाएगा। उन्होंने चाय पीने के लिए कोई ब्रेक ले रखा है तो वो आइडल टाइम है। या एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाते वक्त जो जो 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं, वो आपका आइडल टाइम बन जाएगा। बेसिकली कोई भी टाइम जब आप प्रोडक्शन नहीं कर रहा है आपका लेबर, तो वो आइडल टाइम रहता है, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट कैसे करनी है इस आइडल टाइम की कॉस्ट की। हमें आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम कॉस्ट भी होती है, क्योंकि जितने आइडल टाइम कॉस्ट क्या होती है, क्या लागत होती है आइडल टाइम की? जितनी देर आपका वर्कर काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप कुछ सेल नहीं कर पाओगे, जितना भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी आपको सामने से कुछ भी मनी नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो जो वो फोरगोन बेनिफिट है, जो चला गया उस आइडल टाइम की वजह से, जो आपको बेनिफिट हो सकता था लेकिन अब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपके वर्कर उस टाइम पे आइडल थे, वो उतनी यूनिट्स बना नहीं पाए, उसको हम कहते हैं आइडल टाइम कॉस्ट, ठीक है। तो जैसे मान लो 1 घंटा किसी वर्कर्स का आइडल टाइम, 1 घंटा किसी वजह से वो खाली रहते हैं, 1 घंटे में वही मजदूर 1000 यूनिट बना सकता था, लेकिन क्योंकि किसी वजह से, कोई भी वजह हो, मटेरियल की वजह हो, मशीन की वजह हो, खराब प्लानिंग की वजह हो, डिस्टेंस ज्यादा हो, कुछ भी वजह हो, 1 घंटे में आपका मजदूर 1000 यूनिट बना लेता है, लेकिन 1 घंटा वो किसी दिन किसी वजह से आइडल रहा, ठीक है, खाली बैठा रहा, यानी आपकी 1000 यूनिट उस दिन, चाहे बाकी कितनी 10,000 यूनिट बनी हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1000 यूनिट ये नहीं बन पाई। अगर ये 1000 यूनिट बन नहीं पाई तो फिर ये 1000 यूनिट सेल भी नहीं हो पाई। सेल नहीं हो पाई तो यानी आपकी इन 1000 यूनिट को बेच के जितना भी पैसा आप कमाते, वो इनकम भी आपकी नहीं हुई। तो ये आपकी आइडल टाइम की कॉस्ट है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई आप देख सकते हैं कि आगे देखते हैं कि आइडल टाइम की कॉस्ट की ट्रीटमेंट क्या है। तो ओके कि कॉस्ट क्या है नाउ। अब जितना भी आपके जो प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट या दूसरी एसेसरीज होती हैं, जब भी आपका मजदूर खाली बैठेगा, ये सारी की सारी एसेसरीज आपकी खाली बैठ जाएंगी, आइडल हो जाएंगी उस पीरियड में, ठीक है। ये तो हो गई एक कॉस्ट, जो मैंने बताया कि ये इतनी यूनिट आपकी सेल नहीं हो रही है, ठीक है। और भी कॉस्ट है, मैं बताती हूँ आपको। अब आपकी मशीन खाली है, आपका प्लांट नहीं चल रहा, आपके इक्विपमेंट नहीं चल रहे, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं वो तो आपको बियर करनी पड़ेंगी, ठीक है। भले ही 1 घंटे के लिए आपके लेबर जब आइडल बैठे, ये तो होगा ही होगा, ये कॉस्ट तो है ही आपकी। आइडल बैठे, आपकी मशीनें भले ही बंद रही, लेकिन आपका जो वहां का रेंट है, ठीक है, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उतनी देर तक पंखा वगैरह वगैरह सब चला, ठीक है, बिजली तो ऑन ही थी, बस आपने काम नहीं किया, उस इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आएगा आपका, ठीक है। तो जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट आएंगी, चाहे उस टाइम पे काम नहीं चल रहा, फिक्स कॉस्ट तो आती ही आती है, चाहे आप काम करो चाहे ना करो, वो फिक्स कॉस्ट भी आपके लिए आइडल टाइम की कॉस्ट है। प्लस
1 घंटे आपके वर्कर आइडल रहे, लेकिन उनको वेजेस तो मिलेंगे ना उस 1 घंटे के भी। अगर आप आवर रेट पे वैसे भी अगर पेमेंट कर रहे हो, आवर रेट पे हम बेसिकली करते ही हैं क्योंकि एक मिनिमम वेज तो आपको सबको देनी ही पड़ती है, तो फिर भी उसको 1 घंटे का सब लेबर को वेजेस मिलेगा। वो वेजेस क्या है, उसके बदले कोई प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं, तो वो आपके लिए आइडल टाइम की कॉस्ट है। ठीक है, तो आइडल टाइम की कॉस्ट कई तरीके की होती है। अब आइडल टाइम की कॉस्ट को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है आपकी नॉर्मल और एक होती है आपकी एबनॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल जो आइडल टाइम है इसको हम 2 पार्ट्स में और भी डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है कंट्रोलेबल और एक होती है अनकंट्रोलेबल। सो नॉर्मल आइडल टाइम जो होता है वो ऐसा होता है जो प्रोडक्शन से इंसिडेंटल है, जैसे और नॉर्मल वेस्टेज होता है कि अगर आप काम करोगे तो ये तो होगा ही होगा। ठीक है, उसी तरीके से नॉर्मल आइडल टाइम भी ऐसा होता है कि आप प्रोडक्शन मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में रोज के काम में कुछ ना कुछ टाइम तो आइडल रहेगा ही, चाहे वो आपका मजदूर अब चाय पीने जा रहा है तो चाय पीने तो जाएगा ही 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो वो आइडल टाइम तो होगा। तो ये ऐसा आइडल टाइम होता है जो होगा ही होगा, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल। तो कंट्रोलेबल वो होता है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, और अनकंट्रोलेबल होता है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल एंड जो कंट्रोलेबल आइडल टाइम है उसको आपको कैसे चार्ज करना है, जो आपका ये वाला पार्ट है इसे आपको कैसे चार्ज करना है, कैसे लिखना है, अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो इसे हम ओवरहेड एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इस आइडल टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप फिक्स्ड करते हो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे, तो उस कॉस्ट को आप एज ए ओवरहेड उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे क्या कहते हैं चार्ज कर देते हो। ठीक है, कि ये इस डिपार्टमेंट की वजह से ये आइडल टाइम हुआ है या इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो हमने उस डिपार्टमेंट के ओवरहेड एक्सपेंस के अंदर इसे हम जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल हमारी फिक्स नॉर्मल हमारी आइडल टाइम की कॉस्ट होती है, लेकिन जो अनकंट्रोलेबल होती है यानी जो जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, जो जैसे मान लो गेट और आपका जो जहां मशीनें रखी हैं जहां आप काम करना है उसके बीच का डिस्टेंस इतना है कि 15 मिनट लगते हैं आपको जाने में, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो 15 मिनट तो उसको जाने में लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो वहां पे या एक जॉब से दूसरी जॉब पे जा रहे हो आप, या हर बार मशीन को सेट करने में आपको टाइम लग रहा है, या चाय का ब्रेक मजदूर ले रहे हैं तो लेंगे ही लेंगे, वो अनकंट्रोलेबल है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नॉर्मल है ये, अगर आप काम करोगे तो मशीनें सेट भी करनी पड़ेंगी तभी काम स्टार्ट होगा, तो मशीन को सेट करने में उसको चालू करने में जितना टाइम लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा, और उस टाइम के लिए मजदूर आपका खाली बैठेगा ही बैठेगा, तो वो अनकंट्रोलेबल। नॉर्मल भी है, होगा ही, काम करने के दौरान होगा, और अनकंट्रोलेबल भी है। तो इसका हम क्या करते हैं, ओके, इस टाइप की कॉस्ट को हम जॉब पे चार्ज कर देते हैं इन्फ्लेटेड लेबर रेट की तरह। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई जॉब है जिसे कंप्लीट होने में 10 घंटे लगते हैं। ठीक है, 10 घंटे लगते हैं किसी काम को कंप्लीट होने में, और जो आइडल टाइम है वो है 10%। ठीक है, और लेबर की रेट है वो 2 पर आवर, मतलब 2 पर आवर की दर से आप लेबर को पेमेंट करते हो, उनकी वेजेस है। इस केस में क्या होगा कि आपके जो 9 घंटे हैं वो आपके इफेक्टिव आवर है। ठीक है, लेकिन उनको जो है सारी की सारी कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा। कैसे, कॉस्ट यहाँ लेबर कॉस्ट कितनी है, 10 घंटे का आपका नॉर्मल आवर वर्किंग आवर रहता है, 2 पर आवर की दर से आप वेजेस पे करते हो, तो 10 × 2 टोटल वेजेस हो गए 20। ठीक है, 10% आपके अनकंट्रोलेबल नॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट है, यानी इसका 10%, 1 घंटा, 1 घंटा आइडल रहते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोडक्टिव, यानी अब प्रोडक्टिव रह गए आपके सिर्फ 9। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो टोटल कॉस्ट आई है आपकी, जब आपके नॉर्मल है आइडल कॉस्ट लेकिन अनकंट्रोलेबल है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम उसको क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट है हमारी उसे जितना टाइम आपका प्रोडक्टिव बच गया उस
पर अपोर्शन कर देंगे, यानी अब ये पर आवर रेट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो टोटल 20 है, पर आवर रेट हो जाएगी 2 रुपये 22 पैसे पर आवर। ये होगा जब आपके जो आइडल टाइम की कॉस्ट है वो नॉर्मल है लेकिन अनकंट्रोलेबल है। ठीक है, तो जैसे मैंने वो बिस्किट वाला एग्जांपल दिया था ना आपको, 10 पैकेट है, 10 बिस्किट है एक पैकेट में, एक बिस्किट की कीमत 10 रुपए है, 100 रुपए हो गए। अब उसमें से 2 गिर जाते हैं, तो जो 100 रुपए हैं उसको आप बाकी के बचे हुए 8 के ऊपर अपोर्शन कर दोगे, ठीक है, बांट दोगे, 8 के ऊपर चार्ज कर दोगे, तो अब पर यूनिट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वही सेम ट्रीटमेंट हुई है यहाँ पे। ठीक है, इसमें हम ओवरहेड एक्सपेंस में ऐड नहीं करते इस आइडल कॉस्ट को। इसे हम क्या करते हैं, हम जॉब के ऊपर इन्फ्लेटेड लेबर रेट में चार्ज कर देते हैं। इसमें हम जॉब पे चार्ज करते हैं, डिपार्टमेंट की कॉस्ट में ओवरहेड एक्सपेंस में ऐड नहीं करते, जॉब के ऊपर ही चार्ज कर देते हैं हम इस तरीके से। इन्फ्लेटेड रेट कैसे हो गई, ये इन्फ्लेट हो गई, बढ़ गया रेट। 2 पर आवर था, अब ये 2 रुपये 22 पैसे हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा जो है 1 आवर इस 10 में से 1 घंटा आइडल था, तो प्रोडक्टिव आवर हमारे सिर्फ 9 ही थे। तो ये जो 20 रुपए की कॉस्ट है ये हमने 9 के ऊपर बांट दी। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं एबनॉर्मल के ऊपर। ठीक है, जो आइडल टाइम आपका एबनॉर्मल है, आइडल टाइम जैसे स्ट्राइक वगैरह हो गई, लॉकआउट। जो नॉर्मल, देखो नॉर्मल और एबनॉर्मल में 2 फर्क है। नॉर्मल का मतलब होता है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर होता है, ये जो भी आप काम कर रहे हो दौरान वो होगा ही होता है। ठीक है, एबनॉर्मल का मतलब है कुछ ऐसी घटना जो नॉर्मल काम में नहीं होती है, कभी कभी होती है, जैसे स्ट्राइक हो गई। ऐसा नहीं है कि आपका काम ही स्ट्राइक करना है, ऐसा तो है नहीं। कुछ तो स्ट्राइक हो गई, मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, बहुत लंबे टाइम तक के लिए इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, रोज तो होता नहीं है, कभी 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 ही होगा। ठीक है, मशीन ब्रेक डाउन हो गई, आग लग गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, तो इस तरह की जो चीजों से, जैसे मजदूर जो है वो खाली बैठा रहता है, उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल आइडल कॉस्ट। ठीक है, ये एबनॉर्मल नेचर की होती है। अब इसमें क्या करना है, जो एबनॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट होती है उसे हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डालते हैं, प्रोडक्शन में ऐड नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रोडक्शन की कॉस्ट में या प्रोडक्शन की लागत में हम इस टाइप की कॉस्ट को ऐड नहीं करते हैं, हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो भी कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो फाइनेंशियल नहीं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम उसे शो करते हैं। इस टाइप के जो लॉस होता है एज ए लॉस। ठीक है, तो प्रोडक्शन की लागत में हम उसको ऐड नहीं करते। हाँ, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जिस पे भी वो काम कर रहे थे उसको बनाने की जो कुल लागत है उसमें हम उसको नहीं जोड़ते हैं इस तरह की एबनॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट को, बल्कि हम इसे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए लॉस हम वहां पे शो करते हैं। जैसे अगर 10 घंटे है, 10 घंटे में से मान लीजिए 1 घंटे आपका एबनॉर्मल आइडल टाइम है, और क्या कहते हैं उसको, तो आपका, और 2 रुपए की रेट थी, 2 पर आवर की रेट थी। ठीक है, और 10 घंटे टोटल थे जिसमें से 1 घंटा आइडल टाइम था। मान लो ये आइडल टाइम था अनकंट्रोलेबल। ठीक है, स्ट्राइक हो गई थी 1 घंटे के लिए और मजदूर खाली बैठे, प्रोडक्टिव आवर रह गए 9। ठीक है, तो अब जो आपकी रेट है, वेज की रेट है, वो 20 नहीं है, 9 दूनी 18, सिर्फ 18 रुपए है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, लेबर कॉस्ट में के नाम पे सिर्फ 18 रुपए ऐड होंगे। ठीक है, 20 नहीं। बाकी के जो 2 रुपए का नुकसान हुआ है, ये 2 रुपए और हैं एक घंटे के, ये 2 रुपए आपके कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो ये होती है आपकी ट्रीटमेंट आइडल टाइम की। जब आइडल टाइम नॉर्मल होता है तो अगर कंट्रोलेबल है तो हम उसे ओवरहेड में ऐड कर देंगे, अगर अनकंट्रोलेबल है लेकिन नॉर्मल है तो हम उसे जॉब के ऊपर चार्ज कर देंगे इन्फ्लेटेड लेबर रेट पर। अगर एबनॉर्मल है तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे टोटल लेबर की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, हम उसे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर देंगे। ठीक है, उसमें लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं हम, कॉस्ट ऑफ आइडल एंड आइडल फैसिलिटीज। ये तो थी मजदूरों की बात, अब कैपेसिटी और फैसिलिटीज पे आ जाते हैं। ओके, अगर आपकी कैपेसिटी में कोई लॉस हो रहा है और उसकी वजह से कोई खर्चे आ रहे हैं तो हम उसको आइडल कैपेसिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कैपेसिटी का मतलब है क्षमता, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन की क्षमता की बात हो रही है, आपके प्लांट की क्षमता की बात हो रही है, क्योंकि लेबर का आइडल टाइम हम ऊपर कर चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका एक प्लांट है
और इस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो है 2000 आर्टिकल या 2000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने असल में सिर्फ 1500 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करी। ओके, क्यों प्रोड्यूस करी? क्योंकि मे भी हो सकता है कि बाजार में इतनी डिमांड नहीं थी, डिमांड कम हो गई, जिस वजह से आपके पास काम कम आया और सिर्फ 1500 यूनिट का ही ऑर्डर आया, तो आपने 1500 यूनिट ही बनाई। लेकिन आपकी कैपेसिटी, आपकी क्षमता कितनी है प्लांट की? आप 2000 यूनिट बना सकते हो, इतनी क्षमता है आपकी प्लांट की। लेकिन आपके पास ऑर्डर से 1500 का आया, तो आप सिर्फ 1500 का ही बना पाए, मार्केट में डिमांड बहुत कम थी, ठीक है। तो ये जो 500 यूनिट का यहाँ पे जो नहीं बनी, इस कम होने की वजह से, इसे हम कहते हैं आइडल कैपेसिटी। आइडल कैपेसिटी का मतलब है कि आपके प्लांट की क्षमता आइडल पड़ी रही, उसका यूज नहीं हुआ, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो आइडल कैपेसिटी का मतलब है कि आपके प्लांट की जितनी क्षमता थी, आपकी प्रोडक्शन करने की जितनी क्षमता थी, उस क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो 500 यूनिट थी जो आपने नहीं प्रोड्यूस करी, जबकि आप कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते थे, आप कर सकते थे, लेकिन आपके पास इतना काम नहीं आया, ठीक है, इसलिए आप नहीं कर पाए। तो उसे हम कहते हैं आइडल कैपेसिटी, कि आपकी क्षमता का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हुआ। ओके, आइडल टाइम जो होता है वो आइडल कैपेसिटी का एक पार्ट होता है, क्योंकि आइडल कैपेसिटी की वजह से आइडल टाइम अराइज हो सकता है, पैदा हो सकता है। कैसे? यहाँ पे हमने 500 यूनिट की बात करी ना, डिमांड कम हो गई मार्केट में डिमांड कम हो गई, यानी सिर्फ 1500 यूनिट का ही ऑर्डर आया। अब आपके पास लगे हुए हैं मान लो 10 मजदूर 2000 यूनिट आराम से बना सकते हैं, ऑर्डर आया सिर्फ 1500 का, ठीक है। मतलब 10 के 10 मजदूर जो है, अब जितने घंटे में ये बनाते, उससे कम घंटे में 1500 बना के रख देंगे। वो आप जो प्लांट है उसकी क्षमता तो है ही पूरी, भले ही ऑर्डर कम आया, तो वो तो कम घंटों में बना के रख देंगे। तो ये भी तो कुछ टाइम के लिए आइडल रहेंगे, कुछ टाइम के लिए खाली बैठे रहेंगे, क्योंकि ये 1500 यूनिट तो इससे तो पहले ही बना देंगे 2000 जितने में बनाते, ठीक है। तो ये आइडल टाइम भी होता है आपका आइडल कैपेसिटी की वजह से। ओके, अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। जहां पे भी आइडल कैपेसिटी आपकी एबनॉर्मल कॉजेज से, जैसे रिसेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया मार्केट में, यानी मार्केट में मंदी आ गई आपकी, या प्राइस बहुत बढ़ गए, ठीक है, या आपका प्लांट बहुत लंबे टाइम तक किसी वजह से यूटिलाइज नहीं हो पाया, तो जब इस तरीके का जो एबनॉर्मल कॉजेज होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आइडल फैसिलिटी। आइडल कैपेसिटी नहीं कहते, आइडल फैसिलिटी कहते हैं। आइडल फैसिलिटी का मतलब होता है कि जो फैक्ट्री है, ठीक है, उसके पास प्लांट मशीन सबकी फैसिलिटी है, पर ये फैसिलिटी यूज नहीं हो रही है, ठीक है। तो आइडल फैसिलिटी का मतलब है आपकी जो फैक्ट्री है उसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, मशीनरी भी है, प्लांट भी है, इस इन फैसिलिटीज का सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा, पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा, पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं आइडल फैसिलिटी, ठीक है, कि पूरी की पूरी फैसिलिटी है आपकी आइडल पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। नाउ जो नॉर्मल आइडल फैसिलिटी कॉस्ट होती है, ठीक है, जो अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से होती है, उसे हम ओवरहेड में ऐड कर देते हैं, जैसे पहले हमने आइडल टाइम वाले में किया था। लेकिन जो एबनॉर्मल आइडल फैसिलिटी होती है, एबनॉर्मल वर्ड आ गया, तो हम उसे कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डालते हैं, जैसे हमने आइडल टाइम के साथ किया था। तो अगर नॉर्मल है तो हम, और अनअवॉइडेबल है, नॉर्मल एंड अनकंट्रोलेबल है, तो हम उसको डाल देते हैं ओवरहेड्स में। और अगर एब नॉर्मल रीजन की वजह से आइडल फैसिलिटी है, तो हम डाल देते हैं कोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। आप एक एग्जांपल दे रखा है हमें यहाँ पे, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में देते हैं क्या बोल रखा है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में ये हमें कह रहा है कि आपने अपने जो वर्कर्स हैं उसका टाइम कार्ड देखा, ठीक है, और वो ये बता रहा है कि टोटल वर्किंग आवर है वो है 48, ठीक है, लेकिन आपका जो मजदूर है उसने 45 घंटे काम किया, तो जो एक्चुअल आवर्स वर्कड है जिसमें उसने काम किया है वो है 45 घंटे। अब इन 45 घंटों में 5 घंटे ओवर टाइम के थे, ठीक, 3 घंटे
आइडल टाइम थी क्योंकि आपकी मशीन का ब्रेक डाउन हो गया था, यानी आपकी मशीन जो है वो टूट गई थी या उसमें कुछ भी वो मतलब रुक गई थी, वो किसी वजह से उसमें गड़बड़ आ गई थी जिस वजह से 3 घंटे तक मजदूर जो है वो खाली बैठा रहा। तो इसमें से 3 घंटे आपका आइडल टाइम था। ओके, रेट जो है आपकी, जिस रेट पे आप वेजेस देते हो वो है 2 पर आवर। और ओवर टाइम अगर कोई मजदूर करता है तो ओवर टाइम के लिए आप उन्हें देते हो 50% एक्स्ट्रा। 50% एक्स्ट्रा का मतलब है ₹2 तो नॉर्मल है, 2 का 50% हो गया 1, तो एक्स्ट्रा यानी ₹3 पे करते हो ओवर टाइम के। ठीक है, अब आपको टोटल वेजेस भी निकालनी है कि टोटल वेजेस आपने कितनी पे करी, और आपको इसे अलग अलग जो है कोस्ट के अंदर डिवाइड करना कि ओवर टाइम की कितनी थी, टोटल कितनी थी, आइडल टाइम की कितनी थी। इस तरीके से आपको अलग अलग में अपोर्शन करना है। ठीक है, दोनों चीजें निकालनी है, टोटल भी और अलग अलग बाट की भी। सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल वाली चीज। ओके, नाउ टोटल घंटे जो आपके नॉर्मल वर्किंग आवर है वो है 48 घंटे। किसी भी मजदूर को 48 घंटे काम करना होता है। ठीक है, तो नॉर्मल जो वेजेस है, नॉर्मल वेजेस, कोई मजदूर जो आपके यहाँ पे काम करता है उसे नॉर्मल वेजेस कितनी मिलेंगी इसके हिसाब से। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ हम एक चीज देखेंगे कि ओवर टाइम कितना है। इस मजदूर की बात कर रहे हैं हम, जिस मजदूर की अभी हम इसमें लिख रखा है कि ऑन ए मशीन शोज दैट ऑफ द टोटल 48 आवर्स, टोटल एक मजदूर था आपका, उसको लगा लेते हैं ए नाम है उसका, उसके पास 48 घंटे थे काम करने के लिए। ठीक है, इन 48 घंटों में उसने असल में 45 घंटे काम करा है और 5 घंटे का ओवर टाइम करा है। ठीक है, हमारे पास वेजेस की 2 रेट है, एक जो नॉर्मल आवर्स के लिए करनी है, एक जो ओवर टाइम के लिए करनी है। तो अगर ये मजदूर जिसके पास काम करने के लिए 48 घंटे थे, अगर ये पूरे 48 घंटे काम करता तो इसको कितनी वेज मिलती। नॉर्मल वेज निकाल लेते हैं पहले। अगर ये पूरे 48 घंटे काम करता ओवर टाइम काट के, क्योंकि ओवर टाइम अलग है। ठीक है, तो 48 घंटे थे जिसमें से 5 घंटे का ओवर टाइम अगर मैं काट लेती हूँ तो ये बच जाएगा 43 घंटे। ठीक है, तो ₹2 के हिसाब से इसको मिलते ₹86। और ओवर टाइम तो जो था 5 जिसके मिलने थे इसको 3 पर आवर, ये मिलते इसको ₹15। तो टोटल इसका हो जाता है ₹101, इतनी वेजेस। ठीक है, अब कर देते हैं एलोकेशन। एलोकेशन हमें करनी है डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है, और आइडल टाइम वाली। डायरेक्ट वेजेस है जितने घंटे उसने असल में काम किया उसकी वेजेस क्या है। इनडायरेक्ट वेजेस है आपकी जो आप उसने ओवर टाइम किया है वो इनडायरेक्ट वेजेस में आएगा, और आइडल टाइम की तो हमें पता ही है। तो उसने असल में कितने घंटे काम किया है, 45 माइनस क्या, आइडल टाइम। ठीक है, उसने घंटे काम किया कितना, टोटल उसके पास 48 थे, माइनस आइडल टाइम, असल में उसने काम किया है पूरे 45 घंटे। ठीक है, ओवर टाइम भी इसके अंदर शामिल है, पर उसने काम जो किया है वो 45 घंटे किया है। टोटल उसके पास काम करने के लिए 48 घंटे दिए गए थे, उसमें से 3 घंटे वो खाली बैठा रहा। ठीक है, उसने काम किया है 45 घंटे, तो 45 का हम निकाल लेते हैं, ₹2 के हिसाब से हो जाएंगे ₹90। ठीक है, अब एक्स्ट्रा पेमेंट ओवर टाइम के लिए जो एक्स्ट्रा पेमेंट या इनडायरेक्ट वेजेस की बात हो रही है, सिर्फ हम एक्स्ट्रा पेमेंट की बात करेंगे क्योंकि जो ओवर टाइम उसने किया है ना 5 घंटे का वो इसमें शामिल है। ठीक है, 5 घंटे का ओवर टाइम, एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी थी, 50% एक्स्ट्रा, ₹2 थी, ₹2 का 50% कितना आया था हमारा, ₹1। एक्स्ट्रा कितने हुए, ₹1। ठीक है, 1, और आइडल टाइम था 3 घंटे का वो खाली बैठा रहा, तो नॉर्मल वेजेस के हिसाब से उसको मिलते 6, टोटल हो गया 101। ये हमने बांट दिया। ठीक है, यहां क्या हुआ है मैं फिर से बता देती हूँ। बंदे ने काम किया है टोटल 45 घंटे, जिसमें से 5 घंटे का ओवर टाइम है। ठीक है, ₹2 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बनती है ₹80, और ₹3 के हिसाब से ओवर टाइम का 50% एक्स्ट्रा, इसको मिलती है 15। ठीक है, अब ये जो 3, इसमें ओवर टाइम का जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा सिर्फ ₹1 है, क्योंकि ₹2 तो नॉर्मल है। एक्स्ट्रा कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, नॉर्मल वेजेस की। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, सिर्फ 45 घंटे, ये जो पूरे 45 घंटे हैं, ठीक है,
इसकी 2 रुपए के हिसाब से निकाल ली, इसकी 2 रुपए के हिसाब से निकाल ली, 5 दूनी 10, और इसकी 1 रुपए के हिसाब से निकाल ली, उतनी ही बनेगी 95। ठीक है, कि टोटल उसने काम किया 45 घंटे, तो नॉर्मल वेजेस के हिसाब से उसको 90 मिलेगा। 5 घंटे ओवर टाइम किया, ओवर टाइम का जो एक्स्ट्रा है वो तो सिर्फ 1 ही रुपया है, 50% एक्स्ट्रा है, ये बन गया 5। आइडल टाइम में अगर वो काम करता तो 2 रुपए के हिसाब से, मतलब आइडल टाइम में वो खाली था, लेकिन आप पर आवर जब आप वेजेस देते हो तो आप पूरे टाइम के ही देते हो, जितने घंटे वो फैक्ट्री में रहा। ठीक है, तो आइडल टाइम के भी उसको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, तो 6 उसे मिल गए, तो टोटल वेजेस उसके पास चली गई 101 रुपए। ठीक है, फिर से बता देती हूँ मैं। आपका एक मजदूर है, आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल वेजेस निकालनी है। ठीक है, कि टोटल वेजेस आप कितने दे रहे हो। अच्छा, टोटल वेजेस निकाल लेते हैं। एक मजदूर है आपका जिसका ए नाम है, इसके पास 48 घंटे है पूरे दिन में काम करने के लिए। ठीक है, काम कैसे किया इसने 48 घंटे में। जब आप टोटल वेजेस निकालते हो तो उस टाइम हमें नहीं पता है कि वो कितने देर आइडल रहा। ठीक है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि कितने घंटे वो नॉर्मल, कितने घंटे फैक्ट्री में रहा, एक्स्ट्रा कितने घंटे फैक्ट्री में रहा। नॉर्मल कितने घंटे फैक्ट्री में रहा, एक्स्ट्रा तो 5 घंटे रहा, जब उसकी शिफ्ट खत्म हो गई उसके बाद 5 घंटे और वो फैक्ट्री में रहा। इसके अलावा 43 घंटे वो फैक्ट्री में रहा। ठीक है, एक्स्ट्रा जो हुए हैं उसका क्या है, नॉर्मल वेज रेट है आपकी 2 रुपए, तो इसको तो 2 रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा। शिफ्ट खत्म हो गई, बाकी सब चले गए, ये 5 घंटे एक्स्ट्रा रहा, तो 50% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अगर ये 5 घंटे ओवर टाइम ना होके नॉर्मल टाइम पे तो मिलते ही मिलते, पर अब कितने मिलेंगे, 50% और एक्स्ट्रा, यानी 3 रुपए। 2 का 50% 1, यानी इसको अब 3 रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इनको बांटना है, कैसे बांटना है, 3 ही चीजें हैं। पहली डायरेक्ट वेज। डायरेक्ट वेज का मतलब है कि अगर नॉर्मल रेट से हम अगर इसको पेमेंट करते हैं, जितने भी घंटे इसने काम किया है। ठीक है, असलियत में इसने कितने घंटे काम किया है, भले ये फैक्ट्री में इतने घंटे रहा है, पर काम कितने घंटे किया है, 3 घंटे तो ये खाली बैठा रहा, तो 48 में से 3 घंटे तो ये खाली बैठा रहा, यानी काम इसने सिर्फ 45 घंटे किया है। तो जितने घंटे काम किया उतने का वेजेस एक बार निकाल लो। 45 का अगर नॉर्मल रेट के हिसाब से अब ये ध्यान रखना, इस ओवर टाइम में नॉर्मल प्लस एक्स्ट्रा ये शामिल है। यहां हमने पहले इन 5 घंटे का नॉर्मल से निकाल लिया। ठीक है, फिर इन्हीं 5 घंटे का इस बोनस से निकाल लिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा से। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर जितने भी घंटे इसने असल में काम किया है, मेहनत करी है, नॉर्मल के हिसाब से इसकी वेजेस इतनी बनती है। जो 5 घंटे इसने एक्स्ट्रा काम किया था उसका जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, सिर्फ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनडायरेक्ट वेज, ठीक है, वो हो गया 5 रुपए। और जो आइडल टाइम है, भले ही आइडल रहा, पर आवर रेट से आप दे रहे हो, फैक्ट्री में तो था ना, तो इसको उसकी भी वेजेस मिलेगी, बेसिक वेजेस, तो वही हो जाएगा 6, तो टोटल हो गई 101, दोनों की बराबर। ठीक है, ओके, तो ये होता है आइडल टाइम। अब आ जाते हैं ओवर टाइम के ऊपर। ओवर टाइम वाला भी कॉन्सेप्ट हम कर ही चुके हैं, साथ साथ कर ही रहे। ओवर टाइम का क्या मतलब है, जितने घंटे आपको एलोकेट किए गए पूरे दिन में, उससे ज्यादा घंटे आप बिताते हो फैक्ट्री में, ज्यादा घंटे काम करते हो, उसको कहते हैं ओवर टाइम। ठीक है, ओवर टाइम की क्यों जरूरत होती है, मान लीजिए आपकी डिमांड बढ़ गई, तो उस वजह से आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो मजदूरों को ज्यादा टाइम के लिए रखना पड़ेगा। आपके पास वर्कर कम है, आपको जितना ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए आपको 10 मजदूरों की जरूरत है, पर आपके पास है 5, तो 5 ही है, तो 5 से ही काम चलाना पड़ेगा, तो सभी मजदूरों को दुगना काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे और दूसरे अर्जेंट ऑर्डर आ गए एकदम से, 2 दिन में डिलीवरी करनी है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम काम करवाना पड़ेगा मजदूरों से। तो इस तरह के बहुत सारे आपके रीजन हो सकते हैं ओवर टाइम के। ठीक है, ओवर टाइम की डिसएडवांटेज क्या है कि तो वर्कर की हेल्थ पे फर्क पड़ता है। अगर आप ओवर टाइम करोगे, ज्यादा घंटे काम करोगे, तो आपकी सेहत पे फर्क पड़ेगा, आपके मजदूरों की, आपका आउटपुट की क्वालिटी पे अफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब मजदूर ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं, अब वो थके हुए हैं, नींद में हैं, उसमें भी वो प्रोडक्शन करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्वालिटी आपकी फर्क पड़ेगा उसकी। ठीक है, और इस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपकी इंक्रीज हो सकती है। तो ये कुछ रीजंस और डिसएडवांटेज है। अब हम आ जाते हैं सीधे ट्रीटमेंट के ऊपर कि ओवरहेड की, सॉरी, तो आपका फैक्ट्री एक्ट है 1948, वो क्या कहता है कि किसी भी वर्कर को उसकी वेज रेट है, ठीक है, उसका दुगनी रेट मिलनी चाहिए ओवर टाइम के लिए। ठीक है, तो जैसे 9 घंटे एक दिन में वर्किंग शिफ्ट होती है, अगर वो 9 घंटे से 1 घंटा ज्यादा काम करता है, तो इसको जो भी नॉर्मल वेज मिलती है, नॉर्मल वेज जो भी है उसकी, ठीक है, वो 9 घंटे काम करने के लिए उसको पर आवर जितनी भी रेट मिलती है, उसका डबल उसको
ओवर टाइम के लिए मिलना चाहिए। ये आपका कहता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो जैसे मान लीजिए कोई वर्कर है वो पूरे हफ्ते में 60 घंटे काम करता है, ठीक है, तो एक दिन का हमारा नॉर्मल वर्किंग हो गया 9 आवर का, तो एक वीक का हो जाएगा कितना, एक वीक का अगर मैं निकालू तो मान लो 6 दिन या 5 दिन वो काम करता है, तो अच्छा आपके फैक्ट्री फैक्ट्री में तो बताया हुआ है, फैक्ट्री एक्ट के अंदर 48 घंटे है, बता रखा है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिन का 9 घंटा और एक हफ्ते में 48 घंटे आप उनसे काम करवा सकते हो, ये नॉर्मल वर्किंग आवर है, ठीक है। मान लो कोई वर्कर है जो हफ्ते में 60 घंटे काम कर जाता है, 12 घंटे ज्यादा करे उसने, यानी 12 घंटे का ओवर टाइम है, ठीक है। और मान लो आपकी जो वीकली रेट ऑफ पे है वो है 72 रुपए 48 घंटे के लिए, ठीक है। वीकली रेट का मतलब है आप पर आवर नहीं देते, आप पर वीक देते हो, और पर वीक कितना देते हो, 72 रुपए। 48 घंटे काम करने के आप 72 रुपए देते हो, 60 घंटे काम कर जाता है तो उसको कितने मिलने चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल 48 घंटे के लिए आप दे रहे हो 72, 12 घंटे का जो ओवर टाइम किया है, ठीक है, उसके लिए कितने दोगे, 72 दे रहे हो 48 के लिए, तो 12 के लिए हो गया 18 रुपए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये दो दो गुना होना चाहिए, डबल होना चाहिए, एक्स्ट्रा 12 घंटे के लिए आप दे रहे हो, ठीक है। तो क्या कहता है, एक घंटे की जोड़ी, एक एक दिन की 9 घंटे की, एक हफ्ते में 48 घंटे की। अगर आपकी फैक्ट्री में कोई मजदूर 60 घंटे काम देता है, ठीक है, और आप अपने मजदूरों को एक हफ्ता काम करने के लिए 72 रुपए देखते हो 48 घंटे काम करने के लिए, ठीक है। बंदा 12 घंटे ज्यादा काम करके गया है, आ जाएगा, ठीक है। लेकिन दे पाएंगे ना, ये तो नॉर्मल ये 18 हो गए, 36 हो गए, तो सारा आपने सीख समझ लिया, इसको हम ट्रीटमेंट कहेंगे। मान लीजिए किसी वही नॉर्मल एबनॉर्मल वाली बात आ जाती है इसके बाद। अब मान लीजिए ओवर टाइम किसी एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से बाढ़ भूकंप आ गया, अब आपको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो जो इसकी लागत आती है, जो जो ओवर टाइम की लागत है, ये वाली लागत, ये आप यहाँ कोस्ट में ऐड नहीं करोगे, आप क्या करोगे, कोस्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। अगर ये एबनॉर्मल रीजन की वजह से, अगर नॉर्मल रीजन की वजह से तो आप कोस्ट में ऐड कर दोगे, तो आपकी लेबर की कॉस्ट बढ़ गई 108 हो गई, ठीक है। ओके, अब एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 6, लास्ट इलस्ट्रेशन है आपके चैप्टर का ये। ओके, इलस्ट्रेशन में क्या कह रहा है, आपको आपको नॉर्मल और ओवर टाइम वेजेस निकालनी है एक वर्कमैन को जो पे होंगी। ये डेज दे रखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आवर्स वर्क का मतलब है इस मजदूर ने सोमवार को 8 घंटे काम किया, मंगलवार को 10 घंटे काम किया, बुधवार को 9 घंटे काम किया, वीरवार को 11 घंटे काम किया, शुक्रवार को 9 घंटे काम किया, और शनिवार को सिर्फ 4 घंटे काम किया, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग आवर है आपके 8 घंटे, मतलब नॉर्मली सबको 8-8 घंटे काम करना है अपनी फैक्ट्री में। नॉर्मल रेट है 3 पर आवर, 3 पर आवर की दर से आप 8 घंटे काम करते हो तो आपको 3 रुपए पर आवर की दर से वेजेस दिए जाएंगे। ओवर टाइम क्या है, अप टू 9 आवर्स इन डे एट ए सिंगल रेट। अगर आप 9 घंटे काम करते हो तो आपको एक सिंगल रेट मिलेगी। अगर आप 9 घंटे से ज्यादा काम करते हो तो आपको डबल रेट मिलेगी। अगर आप 48 घंटे तक काम करते हो एक वीक में
तो सिंगल रेट, इसी चीज को इन्होंने वो फैक्ट्री एक्ट वाला बना दिया। 1 घंटे, एक दिन में 9 घंटे, एक हफ्ते में 48 घंटे, ठीक है। और 48 घंटे से ज्यादा करते हो तो डबल। तो चाहे आप पर डे निकाल लो तो आप 2 घंटे वाला लोगे, अगर आप पर वीक निकालोगे तो आप 48 घंटे लोगे, ठीक है। जो भी आपके लिए ज्यादा आपके वर्कमैन के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, उस हिसाब से आप निकाल लो, चाहे पर डे चाहे पर वीक, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं कैलकुलेशन नॉर्मल की, और कितना ओवर टाइम करा है वो। सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेज। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। अब लिख लेते हैं आवर्स वर्क, कितने घंटे काम किया इस पर्सन ने। मंडे को 8 घंटे, ट्यूसडे को 10 घंटे, वेंसडे को 9 घंटे, थर्सडे को 11 घंटे, फ्राइडे को 9 घंटे, सैटरडे को 4 घंटे, ठीक है। नॉर्मल आवर्स कितने हैं, क्योंकि जो भी आपका ओवर टाइम होगा वो नॉर्मल आवर्स से अबव होगा, उससे ज्यादा होगा। 8 है आपके नॉर्मल आवर्स, ठीक है। इनका टोटल करोगे तो पर वीक निकल जाएगा। ये हो गया पर वीक 51 घंटे काम करा उसने एक हफ्ते में, और एक हफ्ते का नॉर्मल जो है वो है 44 घंटे, इस हिसाब से जो आपके लिए जो नॉर्मल है। ओके, अब निकालते हैं ओवर टाइम। यहाँ कोई ओवर टाइम नहीं है, 8 घंटे का नॉर्मल था, 8 ही घंटे काम किया, कोई ओवर टाइम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो चीज दे रखी है, डबल रेट और सिंगल रेट। तो हम एक बार सिंगल रेट कब मिलेगी और डबल रेट कितनी मिलेगी ओवर टाइम करने पे, ठीक है। तो सिंगल रेट में ध्यान रखना, अगर आप पर डे निकाल रहे हो तो 9 घंटे तक ओवर टाइम तो ठीक है। अगर 8 घंटे से 1 घंटा भी ज्यादा काम कर लोगे तो वो ओवर, ठीक है। बात क्लियर है कि 8 घंटे से 1 घंटा भी ऊपर काम किया तो ओवर टाइम है। लेकिन फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बांटा हुआ है, अगर आपका ओवर टाइम करने के बाद भी सिर्फ 9 घंटे बन रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा घंटा है, उसके लिए आपको सिंगल रेट मिलेगी। सिंगल रेट मतलब जितनी भी रेट आपको दी हुई है, नॉर्मल जो रेट है आपकी, नॉर्मल रेट यानी ये 3 बराबर, डबल नहीं मिलेगी, इतनी मिलेगी उस 1 घंटे के लिए। लेकिन अगर ओवर टाइम को मिला के आपका टोटल जो आवर वर्क है वो 9 घंटे से ऊपर आ जाता है, ठीक है, जितना 9 घंटे से ऊपर जाएगा उसके लिए आपको डबल रेट मिलेगी। तो ये कहना चाहते हैं, तो हम कर लेंगे सिंगल रेट और डबल रेट। ओके, यहाँ देखो कोई ओवर टाइम नॉर्मल 8 घंटे वर्कर काम कर रहा है, ट्यूसडे को उसने 10 घंटे काम किया, 2 घंटे का ओवर टाइम है, ठीक है। यहाँ पे 2 घंटे का ओवर टाइम है, लेकिन रेट कितनी, डबल रेट कितनी मिली, 8 घंटे से 1 घंटा ऊपर हो जाता है 9, ठीक है। और 9 घंटे तक आपको सिंगल रेट मिलती है, यानी 1 घंटा जो ऊपर हुआ है उसको सिंगल रेट मिलेगी। 9 घंटे हो गए, 9 घंटा इसने ओवर टाइम किया है 10 तक, वो 1 घंटा जो ओवर है जो 9 से ऊपर है उसकी इसको मिलेगी डबल रेट, ठीक है। पहले के इसमें कुछ नहीं मिलेगा। नॉर्मल है 8 घंटे, इसने टोटल काम किया 10 घंटे, अब घंटे ओवर टाइम के लिए आपको उससे पेमेंट करनी पड़ेगी। अब क्या बोल रखा है, अगर ओवर टाइम मिला के टोटल 9 घंटे बनता है आपका, जो ओवर टाइम है उसके लिए आपको सिंगल रेट मिलेगी। ओवर टाइम मिला 9 घंटे का मिलेगा, जब इसमें मैं इस ओवर टाइम में से 1 घंटा जोड़ दूंगी तो 1 घंटे के लिए मिलेगी सिंगल रेट। अब बचा ओवर टाइम का 1 घंटा, ठीक है। ये 1 घंटा इस 9 घंटों से ऊपर है तो इस 1 घंटे के लिए मिलेगी डबल रेट। करें, यहाँ पे ओवर टाइम है 1 घंटे का, 9 घंटे ही है यानी सिंगल रेट मिलेगी, तो ओवर टाइम की भी मिलेगी सिंगल रेट, ठीक है। यहाँ 11 घंटे काम किया, 3 घंटे का ओवर टाइम है, 8 घंटे नॉर्मल है, 11 घंटे काम किया, 3 घंटे का ओवर टाइम है। अब रेट कैसे देनी है, अगर ओवर टाइम मिला के 9 घंटा हो जाता है तो सिंगल रेट, तो इस 3 में से मैं इसमें 1 जोड़ देती हूँ, अभी 9 बन गया, मुझे 9 बनाने के लिए, ठीक है, वो 1 घंटे की मिलेगी सिंगल रेट। लेकिन 1 घंटे की ओवर टाइम अगर माइनस कर दो, अभी भी 2 घंटे बच गए ओवर टाइम के, तो 2 घंटे के लिए मिलेगी आपको डबल रेट, इस 9 घंटों से ऊपर है, ठीक है। यहाँ भी वही है, एक सिंगल रेट मिलेगी। यहाँ तो आपको सिंगल रेट मिल ही नहीं सकती, यहाँ तो कोई कोई सिंगल रेट डबल रेट का चक्कर ही नहीं है, ओवर टाइम रखा, अंडर टाइम और कर रखा है इसने, ठीक है। तो सिंगल रेट कितने घंटे में, 4 टाइम की, और
रहेगी, टाइम दिख रहा है 7 घंटे का। नॉर्मल आवर है आपके 44 एक वीक में, और इसने काम करा है 51, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 7 घंटे का ओवर टाइम है। 7 घंटे का ओवर टाइम क्या रेट मिलेगी? 7 में से 4 घंटे के लिए आपको सिंगल रेट से और 3 घंटे की डबल रेट से ओवर टाइम की पेमेंट की जाएगी। ठीक है, वेज रेट डाल लेते हैं। तो जो नॉर्मल उसके लिए तो आपको रेट आपने तय कर रखा है उससे ही मिलेगा 32 रुपए। अब आ जाते हैं 7 घंटे ओवर टाइम वाले, जिसमें से 4 को सिंगल रेट से पेमेंट दी और 3 को डबल रेट से, इसका 3 घंटे बराबर है। यानी टोटल आपको मिलेंगी जो वेजेस जो पे करनी है वो हो गए 162। तो इस तरीके से ओवर टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, ओके, अब हमारे पास कुछ और केसेस भी हैं यहाँ पे। एक बार देख लेते हैं वो क्या है। एक को है हॉलीडे पे, हॉलीडे पे। हॉलीडे पे मतलब छुट्टी जिसपे आपको पेमेंट भी मिलती है। तो आपको ना जितने भी आपके गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं उन पे सैलरी कटती है। अगर आप वैसे छुट्टी ले लो तो आपकी एक दिन की सैलरी कट जाएगी, लेकिन पब्लिक हॉलीडे होती है उनकी सैलरी कटती है। दिवाली, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, होली, क्रिसमस, ईद, तो ये जो जितनी भी पब्लिक हॉलीडे होती हैं, जो छुट्टियां आपको सरकार की तरफ से मिलती हैं, आपकी पे नहीं कटती है। अगर पे कटने लग जाएगी तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो इनकी आपको, तो इसे हम कहते हैं हॉलीडे विद पे। छुट्टी भी है और उस दिन की पेमेंट भी मिलेगी। काम भी नहीं करना है उस दिन क्योंकि आपको जाना नहीं है, लेकिन उस दिन की पेमेंट आपको मिलेगी, तो उस दिन के लिए कुछ नहीं करते, इसको कहते हैं हॉलीडे विद पे। कहते हैं लीव विद, तो है हॉलीडे छुट्टी। लीव पे का मतलब होता है एक साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ छुट्टियां असाइन कर दी जाती हैं कि इतनी छुट्टी आप ले सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े, और उन छुट्टियों के अगर आप लेते हो तो आपको आपकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो जो फीमेल असिस्टेंट प्रोफेसर होती हैं हमें साल में 20 दिन की कैजुअल लीव मिलती है। ठीक है, ये जो लीव पब्लिक हॉलीडे जो सरकारी छुट्टियां होती है ना, ये अलग होती है। करने पर मैं एक साल में 20 दिन की छुट्टी ले सकती हूँ पूरे साल में, और इन छुट्टियों में 20 दिन मेरी तनख्वाह नहीं काटी जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से कुछ, ये तो होगी कैजुअल लीव। इसके अलावा कुछ मेडिकल लीव मिलती है। ठीक है, मेडिकल कंडीशन है तो मेडिकल लीव मिलती है, तो उस कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर आपको छुट्टी लेनी पड़ जाए तो आप मेडिकल लीव, आपके पास लीव आप ले सकते हो। मेरे ख्याल से 10 होती है, मुझे ध्यान नहीं है, पर अगर इतनी लेते हो तो आपको आपकी इन दिनों की तनख्वाह नहीं काटी जाएगी। 10 से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर मैं 20 से ज्यादा कैजुअल लीव लेती हूँ, ठीक है, 20 कैजुअल लीव मैंने सीएल मैंने ली और मैं एक जो आपके पास आपको बोला जाता है कि इतने दिन की, पूरे साल में इतने दिन की आप कैजुअल लीव हो गई या मेडिकल लीव हो गई आप ले सकते हो, और इसकी आपकी तनख्वाह नहीं काटी जाएगी। इसको कहते हैं लीव। हॉलीडे और में फर्क है। अब आ जाते हैं एनुअल बोनस। एनुअल बोनस तो हमें पता है क्या बोनस पे किया जाता है। एनुअल बोनस का मतलब होता है कि हर साल कुछ ना कुछ बोनस कंपनी आपको पे करते हैं। ठीक है, इसे हम, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? एनुअल प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होते हैं, हमने इसका बार तो कर लिया था जब हमने वो किया था ना कि कॉस्ट कितनी कितनी तरीके की होती है, प्राइम कॉस्ट वगैरह वगैरह, तब हमने देखा था कि ओवरहेड्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट तो हम इसे ओवरहेड में ऐड करके दिखाएंगे, लेकिन जो हॉलीडे पे और लीव विद पे होती हैं उनका हम क्या करते हैं, उन्हें हम जॉब की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं इन्फ्लेटेड प्राइस पे।
ठीक है। इन्फ्लेटेड प्राइस का मतलब ऊपर देखा था जो हमने किया था आइडल टाइम वाले में, नॉर्मल आइडल टाइम कॉस्ट में, कि नॉर्मल उससे अगर आइडल टाइम उसकी कोई कॉस्ट आती है तो हम उसको इन्फ्लेटेड प्राइस पे, मतलब 20 रुपए आपकी वेजेस थी, ठीक है, 10 घंटे काम करने की, अब वो घंटे हो गए 9। तो अगर ये लीव की वजह से, संडे की वजह से मान लो अब घंटे हो गए 9, ठीक है, तो अब ये 20 रुपए की कॉस्ट इन 9 घंटे की हो गई, ठीक है। ओके, अब आपको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखे हैं, ये आप खुद पढ़ सकते हो, कॉस्ट की प्रेजेंटेशन, कॉस्ट की असाइनमेंट वगैरह, असाइनमेंट कैसे करते हैं। सो यहाँ हो गया, ये लास्ट का पॉइंट पढ़ लेना, ये हो गया हमारा लेबर कॉस्ट का चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 6। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना, कहीं प्रॉब्लम होती है तो मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मेथड ऑफ वेज पेमेंट, कौन कौन से मेथड से आप, हमने एचआरएम किया था ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उसमें ये चैप्टर था और मैंने तब आपको बताया था कि ये जितनी भी टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं ये आपकी कोस्ट में आएंगी, कोस्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट लगेगा उसमें आएंगी, अब वही आएंगे। जैसे हमने ये किया टाइम सिस्टम, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग वेजेस देते हैं, पीस रेट सिस्टम, या क्या कहते हैं उसको, इंसेंटिव स्कीम्स हो गई, जैसे गैंट की स्कीम हो गई, ठीक है, या फिर बेडोक स्कीम हो गई। तो ये सारी चीजें एचआरएम में हमने बस एक छोटा छोटा इंट्रोडक्शन सा किया था इन सबका, अब ये प्रैक्टिकल कैसे करना है वो चीजें आएंगी। तो वेज, मेथड ऑफ वेज पेमेंट आपका रहेगा नेक्स्ट चैप्टर। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।